Hello dear students, I myself Rajendra Kumar have done BTech in Electronics and Communication from BITS Ranchi University. I have a long experience in teaching like NEET, JEE Mains etc. मैंने एक नया चैप्टर जो स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका ये थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में मैंने कवर किया था, सेकेंड लेक्चर में मैंने कवर किया था dV इजिकल टू ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर, मतलब ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चेंज के बीच में या पोटेंशियल के बीच में। और इसके न्यूमेरिकल में करा रहा था, तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगा इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल पर। ओके, और भी कंसेप्ट मैंने दिया है, वो कंसेप्ट आगे देखेंगे आप। और उसके बाद फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस में कवर करूँगा। और मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपने मेरा पीछा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखें। और अच्छा अगर कंसेप्ट गेन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने 11 लेक्चर लिए हैं, 11 लेक्चर्स, उसको आप जरूर देखें। अब चलते हैं सफ़र पर। ये हमारा क्वेश्चन है जो इसमें कि पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सम रीजन इज एक्सप्रेस्ड बाई V और V जो है एक्स वाई जेड तीनों है V में, तो ये तीनों का फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट द ओरिजिन मतलब होता है कि जहाँ x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0 और z इजिकल टू 0। तो इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है। तो सिंपली पहली बात तो ये ध्यान में आती है कि फोर्स क्या होता है। ये एक सेकेंड, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड मूव कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट करता है, वहां पर फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर इम्पोज होता है QE। तो इसे ध्यान, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें E निकालना पड़ेगा, E की वैल्यू। अब आगे देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे दूँ पिछले क्लास का। V हमेशा इसे स्टार्ट करें। V क्या है? एज ए फंक्शन ऑफ x y z। तो एक चीज़ समझ लें कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूसली वेरी कर रहा हो, जैसे x थोड़ी सी भी चेंज होगी x y z में, तो V चेंज करेगा। ठीक है, तो या तो डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे या इंटीग्रेशन यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ मैंने पढ़ाया था E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी जो है फंक्शन एक्स वाई जेड है, तो एक एक स्टेप करके मैं सॉल्व भी करते जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर तीन होंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स वाई जेड तीनों में है। तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड तीनों निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ और याद रखें, जब ई एक्स को कंसिडर करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन जब कंसिडर करेंगे,
तो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, z इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। जब ex की वैल्यू निकालेंगे तो y और z को कांस्टेंट रखेंगे। जब ey निकालेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेगा, और जब z निकालेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो पोटेंशियल चेंज करेगा सिर्फ v डायरेक्शन वाले का, v x लिखे हैं, ये चेंज इन पोटेंशियल इन x डायरेक्शन करेगा। क्योंकि ई वाई, ये जैसे ये ई एक्स हो गया, ई वाई और ई जेड यहाँ पर कोई नहीं है, केवल ई एक्स है प्रेजेंट, तो वो वी एक्स को चेंज करेगा। उसी तरह सिमिलरली ई वाई निकालेंगे तो उस वक्त एक्स और जेड कांस्टेंट रहेंगे, और इंटीग्रेशन में बिल्कुल उसी तरह यूज करेंगे जैसे कि जो कांस्टेंट होता है, जैसे 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो जेड का भी 0 हो जाएगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो, किसी के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड नहीं हो। ये सब बेसिक हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो बेसिक मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार रिवाइज कर लें। और उसी तरह ई जेड अगर निकालेंगे तो उस वक्त एक्स और वाई कंपोनेंट कांस्टेंट रखेंगे। ओके, ये क्लियर हुआ? ये पॉइंट को नोट कर लें आप अच्छी तरह से, ये हर जगह काम आएगा। और कंपटीशन के जो एम्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये क्या है, जानने के बाद केवल एक मैथमेटिक्स रह जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही करना और कुछ नहीं। थोड़ी सी लॉजिक रहेगी और उसके बाद सब मैथमेटिकल फार्मूला पर शिफ्ट कर जाते हैं कैलकुलेशन, और इजी ही देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं देते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज काफ़ी है। हाँ, अब देखें v जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो e क्या होता है, d माइनस डी वाई डी एक्स। तो पहले ई एक्स वैल्यू निकालेंगे, ई एक्स वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, यहाँ लिख देते हैं कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू रखते हैं, ये लिखा नहीं है तो 1 मिनट, हाँ ई एक्स की, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ तो ई एक्स की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ पहले। तो ई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ भी था तो v की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर, ये y है, वाई स्क्वायर था, अच्छा से लिख दूँ, एट एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस
4z²। ओके, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे तो विच इम्प्लाइज EX इज इक्वल टू, तो dx क्या हो जाएगा 6x। x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो ये 6 रह जाएंगे। अच्छा, इसके बाद माइनस, इसमें भी 8 कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ, ठीक। और y² का तो करना ही नहीं है डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि y और z कांस्टेंट रहेंगे, तो ये 8y² रह जाएंगे, ठीक है। माइनस 8 और y दोनों कांस्टेंट है, इसके लिए 0। अच्छा, सिमिलरली 6yz, इसके लिए 0 क्योंकि y और z दोनों जो है कांस्टेंट है, और ये 0, तो ये क्या आ जाएगा -6 प्लस 8y²। ओके, तो यहाँ पर EX की वैल्यू निकालेंगे 0 0 0, यानी ओरिजिन पर E की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होगा -6, और ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0, क्योंकि ओरिजिन पर निकालना है इसलिए 0 हो जाएंगे। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 6i। ओके, अच्छा, इसको कहते हैं EX, मैंने पता लगा लिया। अब आते हैं EY पर। EY, तो ये क्या होगा -dVy/dy, मतलब y के रेस्पेक्ट में करना है, तो कांस्टेंट कौन कौन रह जाएगा बताइए, x और z कांस्टेंट रह जाएंगे, इसे जो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दूं मैं क्योंकि एक बार तो लिखा ही है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखें 6x, x कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया 0, क्योंकि x को कांस्टेंट मानना है। यहाँ भी x को कांस्टेंट मानना है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वेरिएबल y² के साथ है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा 2y, तो 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा -16xy, सेकेंड का, यहाँ का, इसका हो गया 16xy। अब ये -8y है, तो y के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं, तो केवल कांस्टेंट 8 रह जाएगा, y का 1 हो गया। इसके बाद 6yz है, तो 6yz में y तो है वेरिएबल जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए जो है डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, ये हो जाएगा +6z, y का 1 हो गया, z को थोड़ा कट करके लिखते हैं 2 जैसा ना लगे, माइनस z तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये -1 है, तो प्लस 16xy -8, और ये तो मैंने, हाँ ये 0, ठीक, तो ये हो गया। अब हमें EY की वैल्यू निकालनी है, EY की वैल्यू एट ओरिजिन 0 0 0, यानी x y z तीनों की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल बच जाएंगे -8, और ये 8 कहाँ से आए हैं, ये 8 जो आए थे 8y को डिफ्रेंशिएट करके आए थे, यानी y डायरेक्शन में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक, तो ये z कंपोनेंट हो गया, यहाँ नहीं, एक मिनट, ये 8 कंपोनेंट होगी, j कंपोनेंट हो गया y डायरेक्शन के अलावा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y किया है,
ओके। सिमिलरली अगर आप ई जेड निकालेंगे कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट और फिर वैल्यू देंगे 0 0 0, तो वो क्या आ जाएगा 0। आप अपने से सेल्फ चेक कर लेना। तो अब हमारे पास है तो ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में ई इज इक्वल टू होता है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। ये समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम नहीं दूसरे प्रॉब्लम भी बन जाए। तो यहाँ पर आप ये ई जेड है 2 जैसा दिख रहा है, ये ई जेड है। अच्छा, अब ई कितना आया है वास्तविक में, ई एक्स कितना आया है -6i, तो -6i। ओके। और अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, -8 है तो ये +8 हो जाएगी, ठीक। तो ये -6i + 8j। ओके। तो वही इम्प्लाइज ई की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, जेड तो यहाँ 0 है, ये तो 0 है इसलिए इसको नहीं लिखा, मतलब ई एक्स है ई वाई है ई जेड 0 है। अब ई इज इक्वल टू, जैसा आप जानते हैं फेमिलियर है, ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर, ये आया। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स एट ओरिजिन यही निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा क्यू ई, पहले मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, क्यू ई होगा। तो चार्ज कितना है 2 कूलम्ब इंटू ई कितना है 10, तो टोटल हो गए 20 न्यूटन। तो सही आंसर कौन हुआ, ऑप्शन 4। ये बहुत लंबी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो ये पहला क्वेश्चन है तो जो बेसिक कंसेप्ट है, जो लोग दोबारा देख रहे हैं मेरे समझाए हुए टॉपिक को, तो उन्हें और स्ट्रांग हो जाएगी, और जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दस सेकेंड में समझ देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। मुझे तो लगता है इजी है, इतना इजी है कि कोई भी सॉल्व कर सकता है। हाँ, यहाँ देखें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, ये दिया हुआ है, इतना वोल्ट SI यूनिट में इतना वोल्ट हुआ। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर क्या होगा। तो यहाँ पर कहेंगे, फिर वहीं पर सिंस V इज फंक्शन ऑफ x, तो सिर्फ EX पता चलेगा क्योंकि Y और Z है ही नहीं है। इसमें क्या फंक्शन ऑफ x में 5x स्क्वायर -10x -9। ओके। तो ये जो वैल्यू है V का है, वेरिएबल है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन यूज करके ये जो फार्मूला है dx इज इक्वल टू निकलेगा यहाँ -dVy/dx करके। और इसमें कुछ है नहीं जो बोले कि कांस्टेंट रखें,
सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 5x² माइनस 10x माइनस 9। ओके, तो ये हो जाएंगे माइनस x² का होता है 2x, तो ये 10 हो गया, माइनस 10x, x का क्या होगा 1 होगा, तो 10x यहाँ छूट गई x का, ये हो गया 10x। ओके, माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 10x। ओके, बाहर में माइनस साइन है ना, ये साइन के कारण हुआ है नेगेटिव है। ओके, तो EX एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा -10, अच्छा यहाँ -10 भी रह गया, तो -10 इंटू 1 -10, तो क्या हो गया 0। तो राइट आंसर क्या है 0। जो समझ गए हैं उनको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये फ्री के मार्क्स है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा बना देंगे। तो ये हो गया आंसर। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में वर्क डन कराई थी, हमने वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें क्वेश्चन दिया था आप लोगों को सॉल्व करने, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग ए चार्ज Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10⁻³ मतलब x डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो एक चीज़ याद रखिए, मैंने जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, -Q लाइन इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 1 to 2 पोजीशन 1 to 2 E डॉट dl। और अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस Q, सॉरी प्लस Q इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चार्ज को इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक यहाँ तक ले गए हैं, चार्ज के लिए ये है, चार्ज को मूव कराया है। उस चार्ज को इनिशियल से फाइनल मूव कराने में वर्क डन कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे E डॉट dl। दिक्कत क्या है कि बच्चे लोग ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा घुमा के पूछते हैं कि पता चलता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए वही मैंने किया है, E डॉट dl, E और dl सेम डायरेक्शन में है, इसके साथ cos थीटा भी आता है, तो cos क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या हो गया 1, तो क्या बच जाएगा E डॉट dl। और ये -Q है, तो Q की वैल्यू कितना है दिया हुआ 1 माइक्रोकूलम, Q जो है 1 माइक्रोकूलम है, तो इसे कन्वर्ट कर दें SI यूनिट में 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो ये हो गया 1 × 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है x डायरेक्शन में 10⁻3, इसलिए डिफ्रेंशिएशन कहाँ करेंगे x डायरेक्शन के अलोंग, x डायरेक्शन के अलोंग जो है मूव कर रहा है चार्ज फ्रॉम, अब यहाँ पर दिया ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये x है ये y है, तो x का यहाँ कितना चेंज कर, किस पोजीशन पर था x एक्सिस के अलोंग, 0.1 पर था, 1 मीटर पर था, यहाँ कितना है 3 मीटर पर है। ओके, तो इसकी चेंज 1 to 3 होगी, इनिशियल पॉइंट 1 फाइनल पॉइंट 3, 10⁻³ कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर दें तो -1, इस तरह से अब आप समझ ही गए। लास्ट में क्या होगा बचेगा 10⁻³ को बाहर करने के बाद
क्या होता है कि केवल ऐसे बच जाता है इंटीग्रेशन dx 1 to 3। अगर ऐसा सिर्फ हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो केवल x बच जाता है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 से 3। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 3 माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये हुआ 3 माइनस 1। तो यहाँ से आया ये 2 इंटू 10⁻³ जूल नेगेटिव में, तो ये -2 मिली जूल। मिली मतलब होता है 10⁻³ को मिली लिखते हैं, मिली जूल। ये वर्क डन हुआ। आज मैंने करा दिया आपका तीसरे क्लास में। हाँ, अब एक नई स्टूडेंट के लिए नया पॉइंट तो नहीं है, नई पुराने स्टूडेंट के लिए नया पॉइंट तो नहीं है, लेकिन नए स्टूडेंट को कुछ दिक्कत हो सकती है। अब मान लो जैसे मैंने बताया था v एज ए फंक्शन ऑफ, अब e मान लें आप, मान लें e एज अ फंक्शन ऑफ x y z is given, x y z is given and electric potential is to found out। कहने का मतलब है कि पहले v था x का फंक्शन, अब e दिया गया x का फंक्शन, इस तरह से तीनों डायमेंशन में EXI, EYJ, EZ के। और ये किस पोजीशन पर है मान लेते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ पोजीशन क्या है। इन सब की इनिशियल पोजीशन XI प्लस YJ प्लस Z के, ये पोजीशन पर सिचुएटेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट। तो ये हो गया XI YJ प्लस Z के। तो R में अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो मान लेते हैं पार्शियल शिफ्टिंग कितनी हुई, क्योंकि इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल में क्या है, पार्शियल शिफ्टिंग करते हैं। पार्शियल मतलब बहुत मामूली, हल्का सा डिस्टेंस आगे मूव कराते हैं जहाँ पर है, जैसे 1.1 पर है तो 1.02 इस तरह से, तो उसको हम DR लिखते हैं, वेरी स्मॉल चेंज को DR लिखते हैं। तो DR क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x की जगह पर ये भी बदल जाएगा dxi प्लस dyj प्लस dz के। ओके, तो ये हो गया यहाँ ये चीज़। अब VC निकालना है, तो आप यहाँ देखिए E इक्वल टू माइनस dV/dr होता है। तो भाई dV क्या होगा, dV हो जाएगा माइनस E.dr। अब इसमें भी वही चीज़ है कि जब हम EX निकालेंगे, EX कंपोनेंट निकालेंगे, जैसे VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल आएगा पूरा वैल्यू। तो ये हो जाएगा EX dx, इंटीग्रेशन ऑफ EX dx। तब यहाँ पर जो है कंसीडरिंग y एंड z कांस्टेंट मानेंगे। सेम रीजन है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे तो x डायरेक्शन में ही पोटेंशियल वेरी करेगा, और y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं रहता, इसलिए उसको कांस्टेंट मानेंगे। तो इस तरह से EY dy EZ dz। और एक्चुअल ये जो है डेल्टा V है, चेंज इन पोटेंशियल इन y डायरेक्शन, चेंज इन पोटेंशियल इन z डायरेक्शन। और अगर एक पॉइंट दिया हो तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल V लिखेंगे। अगर एक पॉइंट दिया हो और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो उसको रीअरेंज करेंगे, तो ये आएगा V इक्वल टू पोटेंशियल इन 3 डायमेंशन होगा, V इक्वल टू Vx Vy Vz। सो टोटल पोटेंशियल
एट एनी पॉइंट दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, और अगर चेंज में निकालना हो तो तीनों चेंज में लिखा जाएगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी एक्स प्लस डेल्टा वी वाई प्लस डेल्टा वी जेड। ओके, ये कंसेप्ट हम इसको ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ई जो है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, तब यहाँ से डेल्टा भी निकालना रहेगा या सिर्फ भी निकालना होगा कंडीशन के अनुसार। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अगर एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं पोटेंशियल चेंज, तो ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स और वेक्टर साइन रहेगा। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस है जो अभी भी पढ़ाया हमने। तो आगे देखें, अगले पेज में न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये 1 मिनट, थोड़ा आप 1 मिनट 1 सेकंड वेट करें आप। हाँ, यहाँ क्वेश्चन को आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन एज E is equal to 100 by x square. Then potential difference between points situated at x is equal to 10 meter and x is equal to 20 meter क्या होगा? ये जो है PMT में पूछा गया 94 में, 89 में PET में पूछा गया था क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको नीट में खूब आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ देखें, ई जो है 100 बाई एक्स स्क्वायर है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स है, ओनली एक्स। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा भी निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में चेंज निकालेंगे, डेल्टा वी एक्स लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटेग्रल ई डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक के लिए, 10 मीटर टू 20 मीटर, 10 मीटर टू 20 मीटर, और ये ई एक्स होगा। ठीक, व्हिच इम्प्लाइज, पहले तो ये लोअर लिमिट रख दें हम 10 मीटर, ये 20 मीटर, और ई एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 100 बाई एक्स, और डी आर की जगह पर यहाँ चूंकि एक्स वेरिएबल है तो डी आर तो सिर्फ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को, तो एक्स पोजीशन है सिर्फ यहाँ, तो यहाँ इसलिए यहाँ डी आर की जगह पर डी एक्स लिखेंगे। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करने पर कॉस थीटा भी आता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो कॉस थीटा यहाँ 1 हो गया। ओके, 100 बाई एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये इंटीग्रेशन होगा, तो 100 को बाहर रख दें, 100 को। और एक चीज़ और मिस हो रहा है, ये थ्योरी में नेगेटिव था, मैं थोड़ा पिछले पेज पर जाऊं, यहाँ पर ये माइनस साइन दिया हुआ है, आपने गौर किया था, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है, तो ये माइनस साइन कहाँ जाएगा,
तो ये माइनस साइन है साथ में। तो ये माइनस है, यहाँ पर छूट गया माइनस, और यहाँ पर छूट गया माइनस, तो इसको तो ये हो गया इज इक्वल टू -100। तो ये अंदर बच जाएगा 1/x²। नहीं, यहाँ इंटीग्रेट ही कर दें, 100 का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। आप एक फार्मूला याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx क्या होता है, -1/x होता है। अब ये कहाँ से आया, अगर किसी को भी दिक्कत हो तो बेसिक मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लें। तो यहाँ से ये हो जाएगा -100, और यहाँ 1/x² बच जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन -1/x। ओके, फिर ये हो जाएगा 10 to 20 के बीच निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हो जाएगा 100, अंदर क्या हो जाएगा 1/x बच जाएगा, तो x की जगह पर 20 रखेंगे, 1/20 - 1/10। ओके, तो ये क्या आएंगे, -5 वोल्ट। अब क्वेश्चन में तो कहीं भी -5 वोल्ट नहीं दिया हुआ है, पॉजिटिव 5 वोल्ट दिया है। तो क्या हमने गलत बनाया है? नहीं, इसने पोटेंशियल डिफरेंस की मैग्नीट्यूड पूछी है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम। तो डेल्टा V x, इसका मैग्नीट्यूड चेंज इन पोटेंशियल, -5 की जगह पर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करें। मैग्नीट्यूड कंसीडर करने के लिए 2 लाइन खींच देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखें क्या दिया है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी इफ पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 30 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू 15 वोल्ट पर मीटर। ये जो है इक्वली स्पेस्ड दिखाया गया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को। इसका मतलब ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले यहाँ लिखे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालने को दिया है ए से बी तक के लिए, तो उसको मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। ये जो ठीक, तो ए से बी पर वर्क डन जब होगा तभी तो निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन हो ही नहीं सकता है। एक चीज आपको बता देते, एक और बेसिक फंडा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क डन होता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ हो या उसके पीछे डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। कहने का मतलब जैसे चार्ज क्यू रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो या तो ये इधर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ई है, मान लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, या तो इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए।
तो ये तो एक ही लेवल में पर्यंत है। ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है। तो ए से बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है शिफ्टिंग, ना तो बाएं हैं ना दाएं हैं। तो क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। तो जीरो अगर होगा तो यहां पर अगर मान लीजिए कि डेल्टा आर क्या हो गया, जीरो। किस डायरेक्शन में, ई के डायरेक्शन में। ई छोटा ई लिख देता हूं। ई के डायरेक्शन में क्या है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर उस केस में क्या होगा, वी बी जो है इज इक्वल टू वी ए होगा, मीन्स नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये जीरो हो गया। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कह दिया, पोटेंशियल, नो चेंज इन पोटेंशियल। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है चार्ज का, उसके क्रॉस है 90 डिग्री नॉर्मल है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगला पेज में थोड़ा पहले बता दूं, फिर आप समझना। यहां देखें, अगर थीटा इज इक्वल टू वर्क डन जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। तो ई तो जीरो नहीं है, एक बार हमने बोला ई डी आर जीरो है तो डी भी क्या हो गया, जीरो। अगर डी आर जीरो हो गया तो डी भी जीरो हुआ, ये हमने अभी अभी बताया। मान लेते डी आर को जीरो नहीं, किसी और मेथड से सॉल्व करता हूँ जिसमें ई भी है, डी आर है और कॉस थीटा 90 डिग्री है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। ऐसा कब होगा, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, अपवार्ड वर्टिकल लाइन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसके नॉर्मल 90 डिग्री पर। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर इंटू जो कॉस थीटा था, यहाँ पर जो कॉस थीटा था वो कॉस 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं ये डेल्टा आर है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ए टू बी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका नॉर्मल है। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। डेल्टा आर इधर हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया, तब भी जीरो। वर्क डन जो हो गया ई डेल्टा आर कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से राइट आंसर कौन होगा, अगर वर्क डन जीरो हो तो ही वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, नहीं, ये तो वर्क डन पाई, वर्क डन जीरो हुआ। जब वर्क डन नहीं हुआ तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं करेगा। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो क्या दिया था, 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट ही रह जाएगा। वोल्ट ही रह जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, मैंने दो मेथड अप्लाई किया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आने वाली है, अच्छी तरह समझ ले। ए से बी गया, ये अच्छी तरह समझे। ए से बी गया, मान लेते डिस्प्लेसमेंट डी आर हुआ, जो यहाँ शो किया गया डी आर, ओके।
और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मल एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल एक्ट कर दिया। ठीक, तो एक सेकंड रुकना। हाँ हेलो, यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वो अलग मैंने आपको बताया है। यहाँ पर सिंपली वर्क, यहाँ पर सिंपली जो है डेल्टा भी निकाल रहे हैं। एक बार फिर से साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो गया माइनस ई डी आर। तो यहाँ पर देखें माइनस ई, ये तो है, अच्छा डॉट साइन लगा दें, ई है, डी आर की वैल्यू कितना है, डेल्टा आर। ओके, और उसके बाद आता है कॉस, आपको बता ही चुके स्केलर प्रोडक्ट है, तो कॉस कितना आ जाएगा, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया, सब जीरो हो गया, सो डेल्टा भी जीरो हो गया। डेल्टा भी जीरो होने का मतलब है कि वी ए इज इक्वल टू वी वी, यानी जो पोटेंशियल यहाँ रहेगा वही पोटेंशियल यहाँ रहेगा। अब ये एक टर्निंग पॉइंट मैंने बताया था, आंसर तो ये हो गया 30 वोल्ट। ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेन चीज़ आपको बताते हैं कि अगर इसको प्लेन के रूप में समझें कि मान लेते कोई ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई प्लेन अगर नॉर्मली कट करता है तो उस डायरेक्शन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। जैसे यहाँ देखें, ए पॉइंट पर पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो बीच में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्योंकि सेम वर्टिकल लाइन में है, सबकी पोटेंशियल इक्वल होगी और कहेंगे कि कांस्टेंट है। तो यही इलोबरेट करके यहाँ लिखा है कि डी वी इज इक्वल टू जीरो आता है इस केस में, अगर थीटा 90 डिग्री है तो चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो और पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आते इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहीं से स्टार्ट होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की खास बात क्या है, ए सरफेस which have been potential at each point is called equipotential surface। मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो। जैसे मान लेते हैं ये एक सेकंड, मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, चार्ज शीट है, ये जो भी है, यहाँ पोटेंशियल ये 3 पॉइंट चेक किया, ए बी और सी, और तीनों का पोटेंशियल इस प्लेन पर सेम है, यानी वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस हुआ, ये सरफेस, इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यही कहने का मतलब ए सरफेस विच है सेम पोटेंशियल, तो ये सरफेस है एट ईच पॉइंट सेम पोटेंशियल, प्रत्येक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो, तो ऐसे सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक दूसरी खासियत है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने इसको मैं, इस लाइन को मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये मान लेते हैं ये सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके नॉर्मल होगा। थोड़ा एक मिनट, ये हुआ और ये हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई सरफेस है। चलिए ऐसे जैसे मान लेते कोई सरफेस बना देते हैं, ठीक, और ये सरफेस 90 डिग्री पर है, नॉर्मल है, तो और यहाँ इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल भी है,
तो इसका मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल V होगा, क्योंकि हर पॉइंट, एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और आगे इलस्ट्रेट करते हैं और आगे देखें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब जैसे पहले पॉइंट चार्ज का समझा देते हैं, फिर इसका समझा देंगे। यहाँ देखें, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो पता है, ये आउटवर्ड है। ठीक, तो ये इक्व पोटेंशियल सरफेस हुआ। R1 डिस्टेंस पर मान लेते हैं ये सरफेस है, और ये सरफेस R2 डिस्टेंस पर है, ये R3 डिस्टेंस। ऐसा क्यों हमने कहा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है सरफेस के साथ वो नॉर्मल है। ये रेडियल लाइन है ना, रेडियल लाइन हमेशा जो है नॉर्मल होता है सरफेस के। तो यानी ये जो है, ये जो प्लेन दिया गया है, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है प्लेन। यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक, तो ये जो प्लेन है E के नॉर्मल है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे। सॉरी, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होंगे। हाँ, यहाँ गौर से देखें और इसको देखें, ये क्या है, 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है, वो स्फेरिकल होता है, तो चारों ओर जो बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सर्कुलर फॉर्म देखने में लग रहा है, लेकिन ये स्फेरिकल है वास्तव में। इस तरह से स्फेरिकल है। और एक सरफेस ये होगी आउटर इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे यहाँ पर V है इक्वल टू VB इक्वल टू VC, तीनों इक्वल होंगे, A B C, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है। और एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने सोर्स चार्ज के नज़दीक इनसाइड में कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा VD, और VD की वैल्यू ग्रेटर देन VA VB VC, तीनों से ज़्यादा होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो D पर जितना पोटेंशियल रहेगा B पर उससे कम पोटेंशियल रहेगा। अब B मतलब VC या V है, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस पर है। तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब डिफिनीशन समझिए। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, V इज इक्वल टू KQ/R। यानी अगर इसकी रेडियस R1 है तो ये हो जाएगा KQ/R1, और ऊपर बड़े वाले की रेडियस अगर R2 है तो ये हो जाएगा KQ/R2 हो जाएगा। और इसमें है कि द नेट इलेक्ट्रिक फोर्सेज डज नो वर्क ऑन ए चार्ज एज इट मूव्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस, तो क्यों इसको मैथमेटिकली शो करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, आप समझ सकते हैं तो समझे, फिर मैं अभी आगे थोड़ी देर में बता दूंगा मैं। तो ये है स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर। ओके, हाँ, एक चार्ज मान लेते हैं इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो पैरेलल लाइन से, मतलब इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इन्फिनिटी से आती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मान लेते हैं इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, इस प्लेट का V3 है। प्लेट का ये या कोई सरफेस मान लीजिए आप, तो ये सब क्या होगा, इक्व पोटेंशियल होगा। यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1। यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V2। यहाँ हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V3। और तीनों ही नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए ऐसा हुआ, तीनों ही नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
नॉर्मल है, तो ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। और ये जो मैंने बताया इसको स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस से ही बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में आगे देखें। हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में आई होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर क्यों होता है सर। यहाँ ये क्वेश्चन पढ़ें, वाई एक मिनट, वाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एंड फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्यों ऐसा होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं कंट्राडिक्शन में कुछ पॉइंट लेकर चलता हूँ। मैं पहले ये मान लें ये एक सरफेस है, ठीक, एज्यूम करते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना होकर ये EF लाइन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड जो है नॉर्मली नहीं स्ट्राइक करके कुछ एंगल सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ स्ट्राइक करता है, ये एंगल थीटा है। तो ये है, ये हो गया, ठीक। तो इस E के दो कंपोनेंट होंगे, इस तरह से हो गए E, तो E के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसको E2 मान लेते हैं और ये E1 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट हुए, इसको E1 मान लिया है, तो E1 क्या है, पैरेलल टू सरफेस, और E2 क्या है, नॉर्मल टू सरफेस। तो E2 के लिए तो खैर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर ही है, ये नॉर्मल है ये कंपोनेंट। लेकिन उसके लिए क्यों नहीं है, अगर नॉर्मल ना हो तो क्यों नहीं है, इसका कारण बताते हैं। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एग्जिस्ट करता है इस सरफेस पर, ठीक। तो इसका मतलब E1 जो है सरफेस के पैरेलल है, कुछ नॉट इक्वल टू 0 हुआ। अब E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है -dV/dr। तो अगर E नॉट इक्वल टू 0 है तो dV/dr भी नॉट इक्वल टू 0 होंगे, ओके। तो इसका मतलब ये है कि dV भी 0 नहीं होंगे। अगर dV भी 0 नहीं होंगे, इसका मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल, जैसे यहाँ 3 पॉइंट ले लें, A, B, C, D, जितने पॉइंट लें सब पर, क्योंकि पोटेंशियल 0 नहीं है, तो यानी हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होगा। अगर सेम होता तो डेल्टा V क्या होता है, 0, जो यहाँ पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ है। लेकिन अगर डिफरेंट पोटेंशियल होगा तब dV नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये नहीं हुआ। फिर एक बार समझिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ठीक। अगर सेम नहीं है तो सीधे कह देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो हमने जो एज्यूम किया था यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वायलेट हो जाता है, कंडीशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वायलेटेड हियर। तो इसका मतलब नॉर्मली ही यहाँ E2 के लिए है, ये E2 है, ये E2 है, E2 के लिए जरूर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो इंक्लाइंड है एंगल थीटा, इसको हम E माना है, इसके लिए नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रहा करे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये तो मैंने समझा ही दिया था, पॉइंट चार्ज का इस तरह स्फेरिकल है, बस बताने का मतलब दोबारा सिर्फ ये है कि एक बार फिर से समझें कि ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अवे होगी, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये अवे होगी, ठीक। तो इसकी पोटेंशियल मान लेते हैं इस पॉइंट पर V1 है,
इस पॉइंट पर V2 है, तो कौन बड़ा कौन छोटा बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करती जाती है, यानी V2 इज लेस देन V1। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखें। ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड हुई हर पॉइंट पर। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है और ये V2 है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी हम कहेंगे V1 इज लेस देन V2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी V2 बड़ा है यहाँ पर, V2 इज ग्रेटर देन V1। क्लियर। ये एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट समझा दूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल है, मतलब इक्वल स्ट्रेंथ का है, और ये सरफेस मैंने कंसीडर किया है प्लेन शीट की तरह नॉर्मल है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट, ये सब नॉर्मल है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट को, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, और इसकी पोटेंशियल V1 है। तो पूरे इस सरफेस की पोटेंशियल V1 ही रहेगी, चाहे ए पॉइंट ले, चाहे बी ले या सी ले, मतलब VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V1। और अगर इधर V2 है तो यहाँ पर 3 पॉइंट कंसिडर करें, P Q R, तो क्या होगा, VR के बराबर ही होगा, नहीं सॉरी V2 के बराबर होगा। P Q R का पोटेंशियल तो सेम होगा क्योंकि इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, और वो V2 के बराबर होगा जिस पूरे प्लेट को दिया गया पोटेंशियल V2। अब ये एक वायर है, तो वायर किस फॉर्म में रहता है, सिलेंड्रिकल। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो भी जो है सिलेंड्रिकल बनेगा। तो एक ये बना और एक ये बना, और चार्ज इसमें मान लेते हैं पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है। तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम, थोड़ा तिरछा लाइन खींचा गया, मैं साफ साफ खींच देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, इस साइड में इधर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये 1 मान लेते हैं, और ये कौन सा है, 2 है। तो V1 कितना होगा, V1, और V2 क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करती है, यानी V1 ग्रेटर होगा। तो ये जो इक्विपोटेंशियल है और ये जो इक्विपोटेंशियल है, तो हर इससे ये रिजल्ट निकलता है कि हर इक्विपोटेंशियल का पोटेंशियल भी सेम, एक दूसरे के सेम नहीं होते, उस सरफेस पर सिर्फ सेम होते हैं जिस सरफेस को हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसी को इलेबोरेट करके मैंने लिख दिया है। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क डन इन, एक मिनट, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पोटेंशियल, एक मिनट, work done moving a charge over an equipotential surface is 0. The electric field is always perpendicular to an equipotential surface। और ये हमने बता दिया कि आप कभी कंफ्यूज ना हो,
इसको एरो से दिखा दिया कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और कौन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये आप ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखें, ये सारा समराइज कर दिया रिजल्ट मैंने। डेल्टा वी क्या होता है, वी वी माइनस वी ए, एक्चुअली ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, यानी वी ए इज इक्वल टू वी वी। तो डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो गया, वो भी जीरो हो गया। इसलिए कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करने पर वर्क डन जीरो होता है। और परपेंडिकुलर कैसे हुआ, वर्क डन क्या होता है, एक फार्मूला ये भी होता है, माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी। ये मान लेते हैं वर्क डन तो जीरो हुआ, मैंने ऊपर प्रूफ किया, यहाँ पर प्रूफ किया ना, यहाँ पर प्रूफ किया है कि जीरो है। ओके, तो ई डी एल कॉस थीटा भी जीरो होगा, और ई तो जीरो नहीं हो सकता, डी एल नहीं हो सकता, तो कौन जीरो है, कॉस थीटा जीरो है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बस आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, फोर्थ लेक्चर के लिए। ये थर्ड हो गया सीरीज में।